All right, so starting off with your AS chapter number 3, which is enzymes, and हमने ये previously PMT short notes से and from the PowerPoints as well, we have talked about what are enzymes, what do they do, what is an enzyme catalyzed reactions, their function, enzyme substrate complex क्या होता है, what is the lock-in की hypothesis, induced fit hypothesis, हमने दोबारा इन दोनों को study करना है, ये important है। इसके अलावा व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एंजाइम एक्शन और फिर इनहिबिटर्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बाय व्हाट इज एन एंजाइम। एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड इट इज दैट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। इट्स अ कैटलिस्ट क्यों है बायोलॉजिकल, इसलिए क्योंकि प्रोटीन से बना है। कैटलिस्ट क्यों है, बिकॉज इट स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन बट रिमेन्स अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। Enzymes are globular proteins and they fold into precise shapes. Almost all metabolic reactions in your body जो होते हैं वो ज्यादातर enzymes हैं। आपके digestive reactions जो हैं, even the breakdown of carbohydrates, protein, fats, उन सब में enzymes are important and they are therefore essential for life as well. Many enzymes named end with A's. A's से पता लग जाए कि ये एक enzyme है ही है. So enzyme is a protein produced by a living organism that acts as a biological catalyst in a chemical reaction by reducing the activation energy needed for that reaction. There are two types of enzyme, intracellular and extracellular. सारे एंजाइम सेल के अंदर नहीं काम करते। जो सेल के अंदर काम करते हैं वी कॉल देम इंट्रासेलुलर, एंड एंजाइम दैट आर सिक्रेटेड बाय द सेल्स और आउटसाइड रिएक्शंस करते हैं उनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। अब डाइजेस्टिव एंजाइम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है, इनका सेल से कोई ताल्लुक नहीं है, बॉडी में कर रहे हैं, ब्लड के अंदर करते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर करते हैं, टिश्यू फ्लूइड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर ये डाइजेशन कर रहे हैं ना। आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है, ब्लड के अंदर फैट प्रोटीन वो सारा है, वहां पे कर रहे हैं, सेल के अंदर तो नहीं कर रहे हैं। सम ऑर्गेनिज्म सिक्रीट एंजाइम्स आउटसाइड देयर बॉडीज। फंजाई भी है, वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर करता है। इंट्रासेलुलर के अंदर आपके पास लाइसोसोम्स हो सकते हैं जो सेल को ब्रेक डाउन करते हैं अंदर से। और बाहर वालों की एग्जांपल आपने एक्स्ट्रा सेलुलर में यू कैन रिमेंबर अबाउट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो इफ वी टॉक अबाउट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ दीज एंजाइम, दो हाइपोथेसिस आपने याद रखनी है। वन इज द लॉक इन की हाइपोथेसिस एंड द अदर वन इज द इंड्यूस्ड फिथ हाइपोथेसिस। Like all globular proteins, enzyme molecules are coiled into a precise 3D shape. Hydrophilic R groups. Hydrophilic groups होते हैं water loving. अब ये कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल है कि जितने आपके पास हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स होंगे वो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, बिकॉज हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग। और वो बाहर की तरफ पॉइंट आउट करें इसलिए तो वो पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं, इसलिए तो वो ब्लड के अंदर मूव कर सकते हैं। और जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट होता है वो सारा एंजाइम के अंदर वाली साइड पे होता है। तो इसकी वजह से बीइंग हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स का बाहर होना इज मेकिंग द एंजाइम soluble in water and in the cytoplasm. Enzyme molecules have a special feature called an active site. The active site of an enzyme is a region to which another molecule can bind, and this molecule is the substrate of the enzyme जो कि आके उस active site के ऊपर लगेगा। और specificity क्यों है, क्योंकि वो exact shape का होना भी जरूरी है और वही आके लगेगा। तो लॉक इन की हाइपोथेसिस भी यही बताती है, द सबस्ट्रेट इज द की whose shape fits the lock of the enzyme, and the substrate is held in place by temporary bonds which form between the substrate and some of the R groups of the enzyme's amino acids. This combined structure is termed the enzyme substrate complex. ES complex कभी हम इसको नाम देते हैं। Each enzyme will act only on one type of substrate. अगर lipase है तो lipids भी लगेगा। Proteases हैं, they will only act on proteins. This is because the shape of the active site will only allow one shape of molecule to fit, and the enzyme is said to be specific for this substrate. You can also describe the enzyme as showing specificity. तो 1959 के अंदर लॉक-इन की हाइपोथेसिस इंट्रोड्यूस हुई थी कि ये थोड़े से फ्लेक्सिबल भी होते हैं। ये लॉक इन की तो पता लग गया कि यार एक स्पेसिफिक चाबी एक स्पेसिफिक ताले में लगनी है, इसी तरह एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है वो एक स्पेसिफिक एंजाइम में लगना है। लेकिन बाद में कुछ और रिसर्च हुई कि पता लगा कि एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर मोर फ्लेक्सिबल। सिर्फ वो रिजिड नहीं है, एक चाबी की तरह रिजिड नहीं है, थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल है। और थोड़ा बहुत वो हिल डुल के इंड्यूस फिट भी कर लेते हैं अपने आप को टू द सबस्ट्रेट स्लाइटली। अगर सबस्ट्रेट बिल्कुल डिट्टो कॉपी नहीं है एक्टिव साइट की शेप का, तो एंजाइम थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में उसको एडजस्ट कर लेता है। It can change the shape slightly as the substrate molecule enters the enzyme in order to ensure a perfect fit. So this makes the catalysis even more efficient. An enzyme may catalyze a reaction in which a substrate molecule is split into two molecules. हमारा मेन एजेंडा क्या है, एंजाइम के एक्टिव साइट के अंदर सबस्ट्रेट को फिट करना
और सबस्ट्रेट को तोड़ देना इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जितने मर्जी प्रोडक्ट्स आपने बनाने हैं. So active site is an area on an enzyme molecule where the substrate binds. Lock-in key hypothesis is a hypothesis for enzyme action where substrate is complementary to the active site of the enzyme. और induced fit hypothesis question आ सकता है कि थोड़ा बहुत they can change their shape slightly to ensure a perfect fit. अगर perfectly fit नहीं हो रहे तो active site थोड़ी बहुत अपनी shape change करेगी in order for a perfect trip. अब एंजाइम के अंदर ये वो क्लेफ्ट है जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं. ये एक्टिव साइट वो खाली जगह है वेयर द सबस्ट्रेट इज गोइंग टू कम एंड एक्चुअली बाइंड. और जब बाइंड कर जाएगा तो फिर हम इसको कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. और ये आपके पास प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट टू सबस्ट्रेट का बन गया है जब एंजाइम ने ये रिएक्शन कैटलाइज कर दिया है. So here you can see enzyme is acting as a log, the substrate is the key. ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग भी हो रही है. एंजाइम सिर्फ बॉन्ड तोड़ता नहीं है प्रोडक्ट्स को. अगर वो एक प्रोडक्ट को दो में तोड़ा है तो वो दो को मिला के सबस्ट्रेट भी बना सकता है. एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन दोनों है. इट कैन बी ब्रेकिंग एज वेल, इट कैन बी मेकिंग एज वेल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रिएक्शन. The rate of the overall reaction can be very high. A molecule of an enzyme catalase जैसे कि है, catalase एक एंजाइम है, एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है. कैटलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करके उनको इतनी तेजी से तोड़ता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. क्या वो रेट को मेजर भी कर सकते हो? कैटलेज इज एन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन. और वो इतना तेज रिएक्शन है कि आप लिटरली सोचो कि 10 मिलियन ऑक्सीजन बबल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड. इस तरह करके उन्होंने इसको मेजर किया था. लाइसोसाइम भी एक हमारा एंजाइम है जो हमारे आंसुओं में होता है. लाइसोजाइम आपके आंसू में, आपके सलाइवा में, थूक में, डिफरेंट सिक्रीशंस के अंदर एक लाइसोजाइम की भी उसने एग्जांपल दी है बुक में. दिस एक्ट्स एज अ डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया. आपकी आंखों में कोई बैक्टीरियल पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, कोई गंदगी जाती है तो लाइसोजाइम मार देता है. आपके मुंह में बैक्टीरिया आ जाएगा तो ये आपकी थूक में, आपके सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम प्रेजेंट है दैट कैन ब्रेक डाउन दिस पॉलीसैकेराइड चेन. वो करता क्या है? ये लाइसोजाइम एक्ट करता है बैक्टीरिया की वॉल्स पे. अब जो बैक्टीरिया की वॉल्स बनी होती हैं वो बनी है पेप्टिडो ग्लाइकन चेन्स की. ये लाइसोजाइम एक एंजाइम है. पेप्टिडो ग्लाइकन चेन पॉलीसैकेराइड इसका सबस्ट्रेट है और वो इन चेन्स को तोड़ देता है. अब जब वो बैक्टीरिया की सेल वॉल ही बनी हुई थी ना पेप्टिडो ग्लाइकन से, जब सेल वॉल ही तोड़ चुका है तो फिर बैक्टीरिया भी मर जाएगा. गॉट इट? Yes. गुड हो गया. ठीक है. व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी नीडेड टू स्टार्ट अ रिएक्शन. जैसे गाड़ी को सेल्फ मारते हो तभी स्टार्ट होगी ना. हल्का सा एक एनर्जी देनी पड़ती है. चूल्हे को हल्का सा जलाना पड़ता तो फिर आगे तो चलता जाता है. ये तो नहीं कि आपको हर वक्त एनर्जी देनी पड़ती है. हल्का सा लाइटर से हमने जलाना है, वो एक्टिवेशन एनर्जी है. गाड़ी को हल्का सा सेल्फ देना, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट अ कार एंड दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी. Enzymes increase the rate at which the chemical reactions occur. And without enzyme, most of the reactions that occur in living cell would occur so slowly that life could not actually exist. अब ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये एक सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना और आपका सबस्ट्रेट अब दो हिस्सों के अंदर टूट चुके हैं और ये साइकिल रिपीट होता रहता है. ये साइकिल हमें बताता है कि एंजाइम अनचेंज्ड है. एंजाइम को कुछ नहीं हो रहा. इट कैन एक्चुअली बी रीयूज्ड आफ्टर एवरी रिएक्शन. In many chemical reactions, the substrate is not converted to a product unless some energy is added. That energy is known as the activation energy. One way of providing the extra energy needed is to heat the substances. For example, in the Benedict's test for reducing sugar, you need to heat the Benedict reagent as well. कभी कभार एक एंजाइम को अच्छा चलाने में you have to give it temperature as well. You have to heat it as well. एंजाइम्स अवॉइड कर जाते हैं इस प्रॉब्लम को क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं. दो तरीके हैं ना रिएक्शन को तेज करने का. या तो आप रेट तेज कर दो या जो उस रिएक्शन को एनर्जी चाहिए थी आप वही कम कर दो. मतलब पहले अगर उसको 100 जूल एनर्जी चाहिए, आपके पास दो तरीके. या तो तेजी से 100 जूल उसको दे दो या फिर आप उसकी स्टार्टिंग एनर्जी ही कम रख दो. एक चीज बहुत महंगी है मार्केट में, आपको वो खरीदनी है, वो है 100 रुपए की.
या तो आप पूरे पैसे दे दो, या फिर उसके पैसे आधे करवा दो और तो दे दो। दोनों सूरतों में आपका काम तो हो जाएगा। So they decrease the activation energy. Enzymes क्या करेंगे? They are going to decrease the activation energy of the reactions they catalyzed, and they do this by holding the substrate or the substance in such a way कि वो easily react कर जाए। पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज्यादा थी, ठीक है। एंजाइम्स ने आके क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया थोड़ा। पहले कहाँ इतनी थी और अब देखो कितनी हो गई। So enzymes have actually lowered the activation energy that was needed to start this reaction. To change a substrate into a product, the energy of a substrate must be briefly raised by an amount that is known as activation energy. तो जब एक सबस्ट्रेट वो टेम्परेचर रीच नहीं कर पा रहा, आप बेचारे को कितनी हीट दोगे सबस्ट्रेट को, वो नहीं पहुंच पा रहा यहाँ तक। आप बुला लो एक एंजाइम को, एंजाइम आके क्या करेगा, कहेगा नहीं आप और एनर्जी मत दो, मैं उसको एनर्जी ही कम कर देता हूँ। आप और मेहनत ना करो, मैं आपके लिए एनर्जी ही कम कर देता हूँ, ये लो, इतने में सस्ते में आपका काम हो गया। तो दैट इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। जो एनर्जी होती है नीडेड टू स्टार्ट द रिएक्शन। सबस्ट्रेट लगा हुआ था, 100 जूल्स एनर्जी प्रोवाइड करने में नहीं हो रही थी। एंजाइम आया, उसने एनर्जी कर दी 40 जूल, कहता है ये लो अब कर लो। तो एंजाइम आके कोई टेम्परेचर नहीं दे रहा, टेम्परेचर आके कोई और मैजिक नहीं कर रहा, एंजाइम आके आपको हीट एनर्जी या एक्स्ट्रा एनर्जी लाके कहीं से नहीं दे रहा। वो आपके लिए बॉडी ही कम कर रहा है, आपके लिए वो प्राइस ही उसने कम कर दी है। इट हैज एक्चुअली लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। आपको एक चीज देनी है, ठीक है, आपको किसी के पैसे वापस करने, या तो आप किसी की हेल्प मांग लो कि वो आपको उधार दे दे, या फिर वो धमकी दे कि वो पैसे ही कम करवा दे। तो यही चीज हुई है विद द एक्टिवेशन एनर्जी, उसने प्राइस ही कम करवा दी आपके लिए। गॉट इट? Yes. So activation energy is the energy that must be provided to make reaction take place. Enzymes reduce the activation energy required for a substrate to change into a product. So now we are going to investigate the progress of an enzyme catalyzed reaction by measuring the rate of formation of a product. कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उसको मेजर करने के दो तरीके हैं। एक है कि कितनी तेजी से प्रोडक्ट बन रहा है, और दूसरा तरीका क्या है, कितनी तेजी से रिएक्टेंट कम हो रहा है। आपने खाना बनाना है, आपके पास दो तरीके हैं कि कितनी जल्दी खाना बनाए। या तो आप ये देख लो कि कितनी जल्दी वो प्रोडक्ट आपका बन गया, या आप ये देखो कितनी तेजी से आपकी चीजें जो आप लाई थी वो यूज हो गई है इन मेकिंग दैट प्रोडक्ट। दोनों तरीके आपको क्या बताएंगे, द रेट ऑफ द रिएक्शन। You may be able to carry out an investigation into the progress of an enzyme controlled reaction by measuring the rate at which the product is formed from the substrate. Figure 3.6 shows the results of such an investigation using the enzyme catalase. Catalase कौन सा enzyme था? That breaks down hydrogen peroxide into water and oxygen. This enzyme is found in the tissues of most living things, and it is catalyzing the breakdown of hydrogen peroxide into water and oxygen. हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज्यादातर सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है और ये टॉक्सिक पॉइजनस कहलाता है। तो जितनी जल्दी इसका यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट क्विकली एज सून एज पॉसिबल। तो आपने विद टाइम देखा है कि कितने वॉल्यूम ऑफ O2 कलेक्ट हो रहा है। रिएक्शन क्या था? रिएक्शन इज दैट H2O2 is being converted into oxygen and water by the help of the enzyme catalase. अब आपको दो तरीके मेजर करने के लिए, प्रोडक्ट्स मेजर कर लो कि कितनी तेजी से बन रहे हैं, तो आपने ये देखना शुरू कर दिया दैट हाउ फास्ट इज ऑक्सीजन बीइंग प्रोड्यूस्ड। शुरू में अगर आप देखें द फर्स्ट 60 seconds द रिएक्शन वाज वेरी फास्ट एंड आई कैन सी दैट बाय अ वेरी स्टीप ग्रेडियंट। उसके बाद द रिएक्शन बिकम्स ग्रेजुअली स्लोअर एंड स्लोअर। क्यों? क्योंकि देयर गना कम अ पॉइंट कि सारे एंजाइम बिजी हैं सबस्ट्रेट के साथ। शुरू में तो आपके पास सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा था, एंजाइम भी था, शुरू में बड़े तेज तेज रिएक्ट हुए। अब हुआ ये कि सबस्ट्रेट बिजी हो गए, एंजाइम सारे बिजी, सबस्ट्रेट पड़े हैं पीछे। ये और स्टीप कैसे हो सकता है? अगर आप पीछे से एंजाइम और छोड़ दो, ऐड मोर एंजाइम्स। तो हमेशा जो आपके पास एक नॉर्मल ग्राफ बनता है दैट इज ऑलवेज अ कर्व दैट रिप्रेजेंट्स एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। The reaction in the start begins very quickly. As soon as the enzyme and substrate are mixed, the bubbles of oxygen are released, and a large volume of oxygen is collected in the first minute of the reaction. But as the reaction continues, however, the rate at which oxygen is released gradually slows down. और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्टॉप ही हो जाता है कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि सारा सबस्ट्रेट आपका प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है, कोई बचा ही नहीं है। अब एंजाइम्स खाली पड़े,
रिएक्शन होना बंद हो गया क्योंकि खत्म, सबस्ट्रेट ही खत्म हो गया। इज इट क्लियर? Yes. तो अब ये जो हम एक्सप्लेनेशन समझाने वाला हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू। The explanation for the course of the reaction is quite straightforward. When the enzyme and substrate are first mixed, there are a large number of substrate molecules, and at any moment, almost every enzyme and substrate molecule is in their active site. शुरू शुरू में सारे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस बनते गए हैं। अन्यवा पहली पहली दफा मिले थे, सारे आपस में मिल गए। डिपेंड ये करता है हाउ मेनी एंजाइम मॉलिक्यूल्स देयर वर, और कि हाउ क्या उनकी स्पीड कितनी थी, कितनी जल्दी ये बॉन्ड तोड़ते जा रहे, कितनी जल्दी उस सबस्ट्रेट को डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे थे। बट हाउ एवर एज मोर एंड मोर सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, देर आर फ्यूअर एंड फ्यूअर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स लेफ्ट। शुरू में यू हैड 100 एंजाइम्स एंड 100 सबस्ट्रेट। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा? यू स्टिल हैव 100 एंजाइम्स बट यू हैव 20 सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट है कोई नहीं, तो एंजाइम किसके साथ रिएक्ट करे? इसलिए रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है। Enzyme molecules may be waiting for the substrate molecules to hit their active sites as fewer and fewer substrate molecules are left. The reaction gets slower and slower until it eventually stops at one point. तो शुरू में it was the steepest at the beginning, but after a while क्या हुआ था? The substrate molecules were actually decreasing one by one. Okay. So the rate of enzyme control reaction is always fastest at the beginning. इसको हम कहते हैं initial rate of reaction. The only beginning part जहाँ पे the gradient is actually the steepest. You can measure the initial rate of the reaction by calculating the slope of the tangent to the curve as close to time zero as possible. जितना आप इस region के करीब करीब हो सकते हो ना, this is the gradient or the slope that you are going to use to measure the rate of reaction. Possibly the first 30 seconds, क्योंकि यहाँ पे the rate is the fastest. Got it? Yes. Good. Let me show you one thing. Measuring enzyme activity की एक सवाल भी आता है, and let me show you how it is measured as well. Hi and welcome back to Free Science Lessons. By the end of this video, you should be able to calculate the rate of an enzyme-controlled reaction by drawing a tangent. You should then be able to explain why the rate changes as the reaction proceeds. Now I should point out that many students find this topic a bit challenging at first, but stick with it and you will get it. As we've seen before, in an enzyme-controlled reaction, a substrate molecule is converted into a product molecule. And remember that for this to happen, the substrate molecule must collide successfully with the active site of the enzyme. Now if we plot the amount of product formed at different times, we get a graph like this. As you can see, at the start the line is steep. This means that a large amount of product is produced in a short time, so the rate of reaction is rapid initially. However, as the reaction continues, the line becomes less steep. Although we're still making product, the amount of product being formed in a given time is less than at the start. This tells us that at this point the rate of the reaction has decreased. In other words, the reaction is slowing down. Finally, at the end, the line is horizontal. This means that no more product is being made, so the reaction stopped. Now, instead of measuring the amount of product being formed, we can measure the amount of substrate remaining. In that case, we get a graph like this. Again, we see a rapid initial rate, followed by the reaction slowing down and finally stopping. Now we can measure the rate of the reaction at any point by drawing a tangent to the curve. A tangent is a straight line which just touches our curve at the point we're interested in. I'm showing you the same graph again, but this time I've put numbers on the axes. I'm going to use a tangent to measure the rate of the reaction at 5 seconds. So here's my tangent line. Now we need to work out the gradient of the tangent. To do that, we make the tangent into a triangle like this. We then measure the length of the vertical side, which we'll call y. In this case, the vertical side runs from 10 milligrams of product
to 27 milligrams of product. So this means that Y has a value of 17 milligrams of product. Next, we measure the length of the horizontal side, which we'll call X. In this case, the horizontal side runs from 1.5 seconds to 8 seconds. This means that X has a value of 6.5 seconds. To calculate the gradient, in other words the rate, we divide Y by X. This gives us a rate of 2.62 milligrams of product per second to 3 significant figures. Now students often wonder how long a tangent line should be. Ideally, a tangent line should be reasonably long, as that makes it easier to read the numbers accurately. Okay, now in the exam you could be asked to explain the shape of this graph. Now the key thing to remember is that the rate of an enzyme-controlled reaction depends on the frequency of successful collisions between the substrate molecules and the active site. And the word frequency means the number of collisions per second. At the start, we've got a large amount of substrate molecules. This means that there's a high frequency of successful collisions between the substrate and the active site. This gives us a rapid initial rate of reaction. As the reaction takes place, some of the substrate is converted to product. This means that the amount of substrate molecules falls. So the chances of a substrate molecule colliding with the active site decreases, and this makes the reaction slow down. Finally, at a certain point, all of the substrate molecules have been converted to product, and there are no more substrate molecules left to collide with the active site. And at this point, the reaction stops. In the next video, we'll start looking at the factors that affect the rate of enzyme-controlled reaction. All right, so is it clear? Yes, it is clear. Now we are going to use a colorimeter as well to measure the progress of an enzyme control reaction. This is very important in regard to your P3 as well. If the method used for measuring the progress of an enzyme control reaction involves a color change, अभी हमारा क्या involved था? The product का volume being produced. कभी कभार ये भी हो सकता है that you are not measuring the volume. You can also measure the color change. दो तरीके हैं ना, different reactions होते हैं. किसी reaction में आप देख रहे हो कितनी तेजी से product बन रहा है. जैसे you started counting the bubbles of oxygen being produced. इससे आपको speed of chemical reaction पता लग गया of the enzyme substrate control reaction. कभी कभार कलर चेंज वाला है, कई बार बबल्स नहीं होंगे, आप ये देख सकते हो कि कितनी देर से कलर चेंज हो रहा है, वहां हम कलरीमीटर यूज कर सकते हैं. दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर द कलर चेंज. Colorimeter is an instrument that measures the color of a solution by measuring the absorption of different wavelengths of light. They will provide numbers that can be plotted on a graph, and a colorimeter is an instrument that measures the color of a solution by measuring the absorption of different wavelengths of light. The greater the absorption, the greater the concentration of substance causing the color. That shows the main components of a colorimeter. Let's say एक amylase starch experiment है. Amylase वो एंजाइम है जो स्टार्च को माउथ में ब्रेक डाउन करता है. You can measure the intensity of a blue-black color obtained in the iodine test. आप ये देख लो कि जो blue-black color प्रोड्यूस हो रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या है. How dark the color is, है blue-black ही, लेकिन कितना डार्क है blue-black लेकिन क्या लाइट तो नहीं. डिफरेंट शेड्स भी तो आप मेजर कर सकते हो blue-black के. बहुत डार्क blue-black क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ स्टार्च, और जो लाइटर शेड होगा blue-black का दैट रिप्रेजेंट दैट इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ स्टार्च. द कलर एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ स्टार्च दैट स्टिल रिमेन्स. नाउ हियर यू कैन सी. अब हम कलरीमीटर यूज कैसे करते हैं. लाइट मारो, वी हैव अ फिल्टर, सोल्यूशन से गुजारो, और कलरीमीटर आपको एक वैल्यू बताता है बाय एब्जॉर्बिंग स्पेसिफिक वेवलेंथ्स और समथिंग. वो याद नहीं रखना वो क्या चीज है, कैसे करते हैं, बस कलरीमीटर आपको कलर बताता है. ये आपको डार्केस्ट ब्लू-ब्लैक है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टार्च, फिर उससे कम, फिर उससे कम. ये वाला कलर बता रहा है कि स्टार्च बहुत कम रहेगी, और ये क्या बता रहा है दैट स्टार्च लेफ्ट इज 0. स्टार्च सारा ब्रेक डाउन हो चुका है. गॉट इट. तो इस तरह आप एक कलरीमीटर यूज कर सकते हो. So if you do this over a period of time, you can plot a curve of amount of starch remaining against time. अगर आप amount of starch को y-axis पे ले लो और time को आप x-axis पे ले लो, you can plot a graph for that as well. और उसी तरह आप बिल्कुल starting वाले जो हिस्सा होगा उसका gradient निकाल के you can calculate the rate of the reaction. Starting वाला इसलिए लेना because that is the best optimum rate of reaction.
It is even easier to observe the course of this reaction if you mix starch, iodine solution, and amylase in a tube and take regular readings of the color of the mixture in a colorimeter. However, ये थोड़ा सा आहिस्ता तरीका होता है, so don't use that. Next, हमारा जो topic है, that is the factors that affect the enzyme action. What are the two factors? Can you repeat the question? What are the different factors that affect? Factors, temperature, pH, और अब हम and the concentration amount पढ़ेंगे. of ठीक है. concentration, yeah. The effect of temperature and rate of enzymatic activity तेज पढ़ते हैं. Figure 3.8 shows the effect of the temperature on the rate of activity of a typical enzyme. At low temperature, the reaction takes place only very slowly. This is because the molecules are moving relatively slowly, and in other words, their kinetic energy is also relatively low. Substrate molecules will not often collide with the active site of the enzyme, and as the temperature rises, शुरू में क्या हुआ है? एनर्जी कम है, ठीक है, एंजाइम डाल दी, लेकिन एंजाइम सबस्ट्रेट के आपस में बन नहीं रही है. थोड़ी ज्यादा एनर्जी तो अब बनेगी. इतनी ज्यादा बनेगी, क्या बन रही है? ऑप्टिमम बेस्ट रिएक्शन. अब मसला क्या हुआ, आपने ऑप्टिमम से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया, तोड़ ही दिया. एंजाइम बिकेम डीनेचर्ड एंड नो मोर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस. इस रीजन में क्या हुआ था, जहां पे दे वर गेटिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, कोलिजन स्टार्टेड टू हैपन मोर फ्रीक्वेंटली. एंजाइम बहुत जल्दी सबस्ट्रेट से बार बार टकरा रहा था, so that the substrate molecules entered the active site more often, and also when substrate and enzyme molecules collide, they do so with more energy और easy हो जाते bonds बनना या टूटना. But as the temperature continues to increase, the kinetic energy increases, and so does the speed of the movement of the substrate as well, and enzyme molecules also continue to increase. However, above a certain temperature, the enzyme's molecule vibrates so much that some of the bonds holding the enzyme molecule in its precise shape begin to break. जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो तोड़ने लग जाएंगे, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही तो वो होते हैं जिन्होंने एक्टिव साइट को पकड़ के रखा हुआ है. एक्टिव साइट starts to lose its shape, or finally its activity ends as well. We call it that the enzyme has become denatured. At first, the substrate molecule fits less well into the active site of the enzyme, so the rate of the reaction begins to slow down. Eventually, the substrate no longer fits at all, and the reaction finally stops and comes to zero. The temperature at which an enzyme catalyzes a reaction is known as the optimum temperature. क्या है optimum temperature? The best maximum temperature जब enzyme best performance दे रहा है आपको. जैसे कि ह्यूमंस में 40 डिग्री सेल्सियस दी ऑप्टिमम टेम्परेचर, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर भी 37 है, तो 40 तक भी एंजाइम बर्दाश्त कर लेता है और अच्छा रिएक्शन देता है. 40 से ऊपर अगर आप 45 जाते तो वो डीनेचर कर देगा. Enzymes from other organisms may have different optimum temperatures. Some enzymes such as those found in bacteria जो hot springs में रहते हैं, उनके बहुत ज्यादा higher optimum temperatures होते हैं, up to 65, depending on habitat. कुछ प्लांट एंजाइम्स के छोटे भी होते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, अप टू 27 to 28, अगर वो कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं. इसी तरह इफ वी टॉक अबाउट पीएच, दैट हाउ डज द पीएच अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, जैसे कि 7 है, most enzymes work the fastest at a pH of 7 because 7 is what? A neutral pH, and it is a fairly neutral conditions होती है. Some, however, have a different optimum pH. For example, पेप्सिन है जो आपके स्टमक में होता है, उसका optimum pH 1.5 है. ठीक है, तो सबका अपना अपना optimum pH होता है. And again आप देख सकते हो that the maximum activity by an enzyme is given at the optimum pH. pH क्या है? It is the measure of the concentration of hydrogen ions. जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होते हैं उतना आपका pH लो होता है. मतलब कि pH जो 1 to 6 के दरमियान होता है, दैट इज मीनिंग व्हाट? एसिडिक. 7 का मतलब क्या होता है? 7 इज न्यूट्रल. और जो 8 to 14 होता है, दैट इज व्हाट? बेसिक. तो लोअर द pH, हायर द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट. जितनी कोई चीज एसिडिक है, जितना लो pH है, उतनी ज्यादा आपके पास हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होती है. Hydrogen ions are positively charged, so they are attracted to the negatively charged ions and they are repelled by the positively charged ions.
हाइड्रोजन आयंस कैन देयरफॉर इंटरेक्ट विद एनी आर ग्रुप्स, और आर ग्रुप्स होते हैं हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप्स जिनमें आयोनिक बॉन्डिंग होती है। एक्टिव साइट में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं है, आयोनिक बॉन्ड्स भी मौजूद है। टेम्परेचर अफेक्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, पीएच अफेक्ट करेगा इन आर ग्रुप्स के दरमियान जो आयोनिक बॉन्डिंग हुई भी है। आयोनिक बॉन्डिंग इज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। उधर से भी आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अफेक्ट हो जाता है एंड द शेप ऑफ द एक्टिव साइट में चेंज and it reduces the chance of the substrate molecule fitting into it. A pH which is different from the optimum pH can cause the denaturation of an enzyme. Got it? इसीलिए Yeah. लेबोरेटरीज में एक चीज होती है बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशन का काम ही ये होता है दैट दे मेंटेन अ कांस्टेंट पीएच व्हाटएवर द कंडीशन इज। आप इसको खुद कंट्रोल कर सकते हो इस पीएच को, इसको हम कहते हैं द बफर सॉल्यूशंस। ठीक हो गया? Okay, let me show you one thing. Hi, and welcome back to Free Science Lessons. By the end of this video, you should be able to describe and explain the effective temperature on enzymes. And if you're following the OCR spec, then you should be able to explain what's meant by the temperature coefficient. In the last video, we started looking at the rate of enzyme-controlled reactions. We saw that the rate depends on the frequency of successful collisions between the substrate and the active site of the enzyme. And remember that the word frequency means the number of collisions per second. We can calculate the rate of an enzyme-controlled reaction by plotting the amount of product formed against time. We then draw a tangent at the point of the reaction that we're interested in. So in this video, we're looking at the effective temperature on the rate of an enzyme-controlled reaction. To investigate this, we select an enzyme and then measure the amount of product formed with time. We then repeat this using a range of different temperatures. Then we draw tangents to measure the rate of reaction at each temperature, and it's important that we draw the tangent at the same time point for each of the reactions. Okay, I'm showing you some sample results here. Each of these graphs represents the same enzyme-controlled reaction, but in each case we've changed the temperature that the reaction takes place at. As you can see, as we increase the temperature up to 40 degrees Celsius, then we increase the rate of the reaction. However, if we increase the temperature to 50 degrees Celsius, then we get a different result, which I'm showing you here. As you can see, at 50 degrees Celsius, the reaction is now much slower. And at higher temperatures than this, the enzyme may not function at all. This graph shows the effective temperature on the rate of an enzyme-controlled reaction, and I'd strongly recommend that you learn the shape of this graph. As we saw before, the rate increases as we increase the temperature. This is because we're increasing the kinetic energy of both the enzyme and the substrate. Because they're moving more rapidly, the chance that the substrate will collide with the active site increases, and this increase in the frequency of collisions between the substrate and the active site causes the rate of reaction to increase. At a certain temperature, the reaction rate's at its maximum. This is called the optimum temperature. At the optimum temperature, we have the maximum frequency of collisions between the substrate and the active site. For human enzymes, the optimum temperature is around 40 degrees Celsius. However, the enzymes in other organisms can have a different optimum temperature. For example, in the bacteria living in hot springs, their enzymes can have an optimum temperature around 70 to 80 degrees Celsius. As the temperature increases past the optimum, the rate of reaction decreases. This is because at higher temperatures, the enzyme molecules are vibrating more rapidly. These vibrations cause bonds within the enzyme, such as hydrogen bonds, to break. Because of this, the tertiary structure of the enzyme molecules begins to change. As the shape of the active site changes, there comes a point where it's no longer complementary to the substrate. Now the substrate can no longer fit into the active site. At this point, the enzyme has denatured and no longer functions. Now, one thing you need to understand is that when an enzyme denatures due to high temperatures, it cannot renature if we cool it back down. That's because its tertiary structure has been changed so much that it cannot be reversed. Now, if you're following the OCR spec, then you need to understand the idea of the temperature coefficient, which is also called Q10. The temperature coefficient looks much more difficult than it actually is. The idea is that you measure the rate of reaction at a certain temperature, for example 20 degrees Celsius.
You then measure the rate again at a temperature which is 10 degrees Celsius higher. In this case, that would be 30 degrees Celsius. The temperature coefficient is simply the rate of reaction at the higher temperature divided by the rate of reaction at the lower temperature. Generally, what we find is that if we increase the temperature by 10 degrees Celsius, the rate of an enzyme-controlled reaction doubles. This means that Q10 usually has a value of around 2. However, this does not apply above the optimum temperature. So these are the different coefficients and K max, K minimum that we are going to do in the next lecture as well. तो ये दो फैक्टर समझ आ गए टेम्परेचर एंड पीएच वाले? Yes. All right.